नृपेंद्र क्लासेज ऑफ लाइफ साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। साइंस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। आज हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी या मेल न्यूट्रिशन से होने वाली एक बीमारी जिसको कहते हैं मेरेस्मस। मेरेस्मस खासकर छोटे बच्चों में ये कॉमन बीमारी होती है, खासकर उन देशों में जहाँ पर बैलेंस डाइट एडिक्वेट रूप से नहीं मिल पाती है। यानी इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि द डिफिशियंसी ऑफ बैलेंस डाइट इंक्लूडिंग प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। जैसे अभी एक बीमारी हमने देखी थी क्वाशरकोर। क्वाशरकोर बेसिकली प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है या प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन से होती है। मेरेस्मस थोड़ा सा डिफर करती है, इसमें प्रोटीन के साथ साथ फैट, कार्बोहाइड्रेट भी एडिक्वेट अमाउंट में डाइट में नहीं होता है। तो इसीलिए दोनों के सिम्टम्स में भी डिफरेंस है। जैसे क्वाशरकोर में हमने देखा था कि एडिमा या स्वेलिंग जो है वो कॉमन सिम्टम्स है क्वाशरकोर का। मेरेस्मस में स्वेलिंग नहीं होती है, अंडर न्यूट्रिशन या अंडर वेट रहता है पेशेंट, और डेवलपमेंट ठीक उसी तरीके का होता है जैसे क्वाशरकोर में होता है। लेकिन इसमें जैसे सबकुटेनियस फैट है या मसल मास जो है ये लो हो जाता है। यानी जो पेशेंट होगा वो बहुत ही पतला, बहुत ही अंडर वेट, मेंटली रिटार्ड या फिजिकली रिटार्ड हो सकता है। कुछ सिम्टम्स इसके क्वाशरकोर जैसे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरेस्मस में एडिमा नहीं होता है। दोनों का होने का कारण एक है, दोनों जो है मेल न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। यानी यदि वो पर्सन जो किसी गरीब देश में रह रहा है या उसको अच्छी डाइट या बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, तभी जो है वो मेरेस्मस से पीड़ित होगा। क्वाशरकोर और मेरेस्मस में एक डिफरेंस ये भी था कि मेरेस्मस जो है वो 18 महीने से कम के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, और क्वाशरकोर जो है वो 18 महीने से जो बच्चे ऊपर होते हैं 5-6 साल तक, उसमें जो है क्वाशरकोर की बीमारी दिखाई पड़ती है। तो मेरेस्मस जो है ये खासकर गरीब देशों की बीमारी है, जहाँ बच्चे को कॉमन नरिशमेंट या अच्छी तरीके से प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, और उस डाइट में कार्बोहाइड्रेट जो कि एनर्जी सोर्स है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है, या लिपिड जो स्टोरेज एनर्जी सोर्स है, ये सब जो है यदि एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिलते हैं तो मेरेस्मस बीमारी डेवलप होती है। इसका काज मीन्स सेवियर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स मीन्स द कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जो हम देखते हैं उसमें हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के अलावा विटामिन्स, मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। प्रोटीन बॉडी टिश्यू के रिपेयरमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। लिपिड तमाम मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा ये स्टोर होता है एडिपोसाइट सेल में और हमको एडवर्स कंडीशन में एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट ये हमारा इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है। प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए हमको मिनरल्स की ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है। यदि ये सब एडिक्वेट अमाउंट में या प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलते हैं तो कुछ ना कुछ फिजिकली या मेंटली कुछ कॉम्प्लिकेशन, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन दिखने लगते हैं, और उसको हम डिफिशियंसी डिजीजेस कहते हैं। या न्यूट्रिशन की कमी से जो डिसऑर्डर होते हैं उसको हम मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी वो उस चीज़ की डिफिशियंसी से होता है। तो मेरेस्मस जो है एक कॉमन डिफिशियंसी है जिसमें हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या मिनरल्स की कमी से मेरेस्मस हो सकता है। दूसरा कारण है वायरल, बैक्टीरियल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। कोई बीमारी है जो वायरस से संबंधित है या बैक्टीरिया से या पैरासिटिक इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट का इनटेक बॉडी टिश्यू में कायदे से नहीं हो पा रहा है। यानी यदि मान लीजिए बैलेंस डाइट किसी को मिल भी रही है
और उसके बाद भी उसकी प्रॉपर ग्रोथ या प्रॉपर टिश्यू डेवलपमेंट या वो मेरिस्मस जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, इट मीन्स कि उसमें किसी वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट्स का इन्फेक्शन है। वीक इम्यून सिस्टम भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। वीक इम्यून सिस्टम से कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन डिजीज बहुत आसानी से हो सकती है। इसके अलावा पॉवर्टी, जैसे आपने बताया कि तमाम ऐसे देश हैं जो इकोनॉमिकली पुअर हैं, वहाँ पर वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से या वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है या कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिकली कंडीशन पुअर रहती है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है बैलेंस डाइट का वो करना, अरेंज करना, वो जो है दुष्कर कार्य है। तो यदि बैलेंस डाइट उसको नॉर्मली नहीं मिलेगी तो कुछ दिन के बाद उसको मेल न्यूट्रिशन यानी डिफिशियंसी डिजीजेज दिखना शुरू हो जाएंगी, डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। स्टारवेशन, काफ़ी समय तक किसी को खाना नहीं मिलता है तो जो हमारे अंदर स्टोर्ड फैट है वो यूज होने लगेगा एनर्जी देने में। उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद जो हमारा सबकुटेनियस फैट है वो ख़त्म हो जाएगा, मसल्स वीक हो जाएंगे। तो ये सब जो है मेरिस्मस के सिम्टम्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड, खाना यदि ढंग से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है, भोजन की कमी, ट्रांसपोर्ट की कमी या युद्ध जैसे हालात यदि किसी देश में है तो यदि ढंग से खाना नहीं मिलेगा तो मेरिस्मस लाइक सिम्टम्स डेवलप होगा। लैक ऑफ एजुकेशन, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक है, कौन हानिकारक है, इसकी जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। तो एक तरह से बैलेंस डाइट के बारे में या न्यूट्रिशन के बारे में जो देश जागरूक हैं वहाँ डिफिशियंसी डिजीजेज या मेल न्यूट्रिशन टाइप की बीमारियाँ कम होती हैं या कुपोषण से होने वाली बीमारियाँ कम होती हैं क्योंकि वो अपने डाइट पर ध्यान देते हैं। जहाँ पर इसमें जागरूकता नहीं है या शिक्षा की कमी है, जिसमें लोग ये जान नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या आवश्यक है और हमको कितना चीज़ किस मात्रा में कितने दिन लेनी है, यदि इसकी जानकारी का अभाव है तब भी जो है मेल न्यूट्रिशन या मेरिस्मस लाइक डिजीजेज डेवलप हो सकती हैं। इनटेक ऑफ मेडिसिन, तमाम दवाएं ऐसी हैं जो न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती हैं। जैसे यदि कोई दवा खाना खाने के साथ खाई जाती है तो हो सकता है उसमें कोई ऐसा केमिकल या बाई प्रोडक्ट पैदा हो जो एब्जॉर्प्शन में रेजिस्ट करे, यानी किसी भी न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को रेजिस्ट कर दे। उसकी वजह से भी जो है हम लोग कुपोषण का शिकार हो सकते हैं या मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकते हैं और मेरिस्मस लाइक सिम्टम्स डेवलप हो सकता है। मेरिस्मस का सिम्टम्स है डिजीनेस, यानी सुस्ती बनी रहती है, एनर्जी वैल्यू शरीर की कम रहेगी। वेट लॉस, यानी आप में फैट या कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी, आप फैट स्टोर नहीं कर पाएंगे तो वेट लॉस स्वाभाविक है कि वेट लॉस हो जाएगा। डिहाइड्रेशन, कभी कभी मेरिस्मस मरीजों में जो है क्रोनिक डायरिया बीमारी डेवलप हो जाती है जिससे वो कंटिन्यूअस वाटर लॉस होता रहता है तो वो डिहाइड्रेशन कंडीशन डेवलप हो सकती है। लैक ऑफ एनर्जी, जब खाना नहीं मिलेगा तो लैक ऑफ एनर्जी, स्वाभाविक सी बात है कि एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। स्टंटेड ग्रोथ यानी रिटार्डेड ग्रोथ, जब प्रोटीन या जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं वो नहीं रहेंगे तो ग्रोथ जो है अपने आप रिटार्ड हो जाएगी। श्रिंकेज ऑफ स्टोमक, यानी पेट की मांसपेशियों का सिकुड़ जाना, जो काफ़ी जो है हानिकारक या खतरनाक भी हो सकता है। यानी जैसा कि हमने बताया कि मेरिस्मस का सबसे बड़ा कैरेक्टर है लॉस ऑफ द मसल मास। तो लॉस ऑफ द मसल मास यानी मांसपेशियां जब कमज़ोर हो जाएंगी तो ये आगे चलकर ज़्यादा मतलब अच्छा खासा कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है। रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, तमाम रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की डिजीजेज हैं जैसे न्यूमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, इनके लिए जो मेरिस्मस से पीड़ित बच्चे हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं और ये इन्फेक्शन की बीमारियां उनको बहुत आसानी से हो जाती हैं। ड्राई स्किन, स्किन डिहाइड्रेट रहेगी तो ड्राई रहेगी। लॉस ऑफ मसल मास, जैसा हमने पहले भी बताया कि प्रोटीन या इसकी कमी से जो है मसल मास जो है वो लॉस हो जाता है, मसल पर वो कमज़ोर हो जाते हैं। सबकुटेनियस फैट,
जब आपको फैट नहीं मिलेगा, जैसा कि मेरे इसमस में हमने बताया था कि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं करीब करीब सबकी कमी रहती है, तभी मेरे इसमस डेवलप होता है। फैट भी नहीं मिलेगा तो चूँकि फैट जो है ये मेजर स्टोरेज रिजर्व एनर्जी फूड है हम लोगों का, काफ़ी मात्रा में मतलब ये स्टोर हो सकता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है नहीं, इनसॉल्युबल है, इसलिए एनहाइड्रस कंडीशन में इसकी ज़्यादा मात्रा स्टोर हो सकती है। एक 70 किलो का आदमी यदि कोई है तो वो 15 किलो लिपिड या 15 किलो फैट स्टोर कर सकता है, और वो सफिशियंट होता है महीने 1.5 महीने के लिए यदि उसको भोजन ना मिले। तो मेरेस्मस से पीड़ित बच्चों में जो है फैट स्टोर नहीं होता है, क्योंकि उनको इतना एडिक्वेट अमाउंट में फैट मिलता ही नहीं कि वो स्टोर कर सके। यानी वो जितनी एनर्जी इनटेक करते हैं उससे ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका बैलेंस वैसे भी गड़बड़ रहता है। यानी जब आपको ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं मिलेगा या एडिक्वेट अमाउंट में कैलोरी नहीं मिलेगी तो ये समस्या आना स्वाभाविक है। रिस्क फैक्टर जो इसके हैं, जैसा हमने पहले भी बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं या पुअर कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली अपने पॉपुलेशंस को न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं कर पाती हैं, या जो बैलेंस डाइट के पार्ट कंपोनेंट हैं वो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिलेंगे, तो ये कंडीशन डेवलप होती है। इसके अलावा इनसफिशिएंट मेडिकल केयर, जैसा कि हमने बताया कि एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है टू प्रिवेंट द मेल न्यूट्रिशन या टू प्रिवेंट द मेरेस्मस और क्वाशरकोर और एनी अदर डिजीजेज या न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। यदि हम उस न्यूट्रिशन के बारे में शिक्षित रहेंगे, उसके महत्व को जानेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे, तो हम ये प्रयास करेंगे कि उसको अपने डाइट में शामिल किया जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो इनसफिशिएंट मेडिकल केयर यानी हम ध्यान नहीं देते हैं और वो कंडीशन धीरे धीरे चल करके और वर्सन होती जाती है, जिससे जो है तमाम कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। इसमें जो है जैसा हमने बताया क्वाशरकोर का मरीज लास्ट में कोमा में भी जा सकता है, शॉक में हो सकता है, ठीक वही कंडीशन मेरेस्मस में भी हो सकती है। ट्रीटमेंट सिंपल, जैसे हमने बताया न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर ट्रीट करने के लिए हमको जो है उस न्यूट्रिएंट की सप्लाई एडिक्वेट करनी है, यानी कंटिन्यूअस सप्लाई देनी है। जैसे मल्टीविटामिन टैबलेट्स हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट्स से विटामिन की डिफिशियंसी है तो वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा डिहाइड्रेशन सिम्टम, जैसा हमने बताया कि क्रोनिक डायरिया भी एक सिम्टम्स है मेरेस्मस का। पेशेंट इसीलिए बहुत ही अंडरवेट और बहुत ही पतला होता है, उसकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती हैं, मांसपेशियाँ ना के बराबर होती हैं, स्किन जो है बहुत रफ होती है और श्रिंकन होती है, यानी झुर्रियाँ पड़ी रहती हैं एक तरह से। वो एक छोटी एज में ही ओल्ड एज लाइक दिखता है। तो डिहाइड्रेशन सिम्टम्स क्रोनिक डायरिया होने की वजह से उसमें रहता है, तो उसको हमको रिहाइड्रेट करने की ज़रूरत है, यानी बॉडी फ्लूइड मेंटेन करने के लिए हमको फ्लूइड की सप्लाई देनी पड़ती है। फ्यू एंटीबायोटिक्स जैसे हमने बताया मेरेस्मस में इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, वायरल या बैक्टीरियल या पैरासिटिक इन्फेक्शन। तो इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए यदि ऐसी वजह से होता है कि हम प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, उसके बावजूद भी मेरेस्मस लाइक सिम्टम्स डेवलप हो रहा है, तो दैट इज़ ड्यू टू सम अदर रीजन, और वो रीजन हो सकता है इन्फेक्शन। वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। तो इनके लिए जो है एंटीबायोटिक्स दिया जा सकता है। इसके अलावा बैलेंस डाइट, जैसा हमने बताया, जो मेजर कंपोनेंट हैं लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन्स, ये 5 हमारे जो है ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिनकी एक बैलेंस अमाउंट में हमको ज़रूरत होती है, मीन्स अपने एनर्जी एक्सपेंडिचर के हिसाब से। तो यदि इसमें कोई कमी रहती है तो उसका मेल न्यूट्रिशन हो जाता है और इसी वजह से जो है ये डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। तो बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। रिच इन प्रोटीन डाइट, जैसे हमने बताया कि प्रोटीन इज द प्रोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस डाइट, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट यदि हम देखें तो प्रोटीन ही होता है। तो प्रोटीन की डाइट को मेंटेन करना या प्रोटीन की मात्रा को मेंटेन करना बैलेंस डाइट में या डाइट में वो बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मेरेस्मस, जैसा हमने बताया कि मेरेस्मस जो है प्रोटीन के साथ साथ अन्य जो कैलोरी फूड्स हैं उनकी कमी से मेरेस्मस होता है। इसमें पेशेंट बहुत ही अंडरवेट, बहुत ही थिन, और उसके ऑर्गन जो है बहुत ही श्रिंकन और बहुत ही मसल मास बिल्कुल नहीं होता, सबक्यूटेनियस फैट नहीं होती, तो झुर्री जैसा वो दिखता है।
हेयर कलर भी जो है वो रस्टी होता है, पतले होते हैं, बाल पतले होते हैं उसके। मीन्स कि वो बिल्कुल इस तरह की कंडीशन रहेगा कि वो केवल हड्डियों का ढांचा हम उसको कह सकते हैं। यदि कोई बच्चा पीड़ित होता है मेरेस्मस से, मेरेस्मस और क्वासरकोर में एक बिग डिफरेंस है, और वो है एडिमा। क्वासरकोर में एडिमा यानी हाथ पैर में सूजन रहेगी, पेट उसका बड़ा रहेगा, मून लाइक फेस, जैसे क्वासरकोर का कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया था, मून लाइक चेहरा गोल रहेगा, लेकिन वास्तव में वो केवल स्वेलिंग रहेगी। वो उसको हम एनर्जी देंगे यदि हाई एनर्जी डाइट उसको मिलती है, लेकिन यदि प्रोटीन नहीं रहेगा तो इस तरह का सिम्टम डेवलप होता रहेगा। तो मेरेस्मस में एडिमा की कंडीशन नहीं होती है। इसमें बच्चा जो है बिल्कुल हड्डियों की ढांचा की तरह दिखता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, अंडर वेट होता है, मसल मास बिल्कुल नहीं होता, सबकुटेनियस फैट भी नहीं होती। तो मेरेस्मस जैसा हमने बताया पुअर कंट्री, यानी जो इकोनॉमिकल कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीका के तमाम देश ऐसे हैं जो काफ़ी गरीब हैं, जैसे आपका है युगांडा है, घाना है, सूडान है, चाड है। ये सारे देश ऐसे हैं जो गृह युद्ध से कभी न कभी पीड़ित रहे हैं, और इनके यहाँ सोमालिया है, या दक्षिण एशिया के तमाम देश हैं जहाँ पर एडिक्वेट अमाउंट में वो चीज़ नहीं मिलती है। सेंट्रल अमेरिका के कुछ देश हैं जो कि इस तरह की परिस्थितियों से गुजरे हुए हैं, और वहाँ बैलेंस डाइट का अरेंज करना एक बहुत दुष्कर कार्य है, और वहाँ पर ये बीमारियाँ जो है प्रोमिनेंट हैं। खासकर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर जो है वो वहाँ पर प्रोमिनेंट होता है, और उसमें मेरेस्मस या क्वासरकोर भी जो है काफ़ी कॉमन होता है। तो इसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर रेयर है, वहाँ पर ये बीमारी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वो लोग उसके लिए जागरूक भी हैं, एजुकेटेड हैं, और बैलेंस डाइट के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसमें ये देखना है कि एक तरह से ये ह्यूमनिटीज का भी प्रश्न है कि इसमें कोई भी बच्चा यदि है तो वो उसको ये सुनिश्चित किया जाए कि उसको बैलेंस डाइट मिले, यानी उसको भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड, विटामिन्स और मिनरल्स मिलता रहे, क्योंकि बच्चे ही देश के भविष्य होते हैं। और यदि बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, चूँकि मेरेस्मस या क्वासरकोर जैसा हमने पहले बताया कि इसका इफेक्ट जो रहेगा वो परमानेंट रहेगा, यानी लाइफ लॉन्ग, वो जीवन के साथ चलेगा। यदि कोई डिसेबिलिटी होती है फिजिकली या मेंटली, तो वो हमेशा के लिए हो जाएगी। तो इसलिए जो है किसी भी खासकर डेवलपिंग कंट्री को इसमें ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उनके नागरिकों का भी उनके विकास में योगदान होता है। तो इसलिए जो है ये एक तरह से अभिशाप ही कहा जाएगा कि किसी को बैलेंस डाइट ना मिले और उसको न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हो। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर मीन्स कि इसके लिए कोई इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए स्वयं मानव जिम्मेदार है कि वो बैलेंस डाइट नहीं अरेंज कर पा रहा है अपने बच्चों के लिए। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी जो है क्वासरकोर या मेरेस्मस जैसी बीमारियां इस विश्व से एलिमिनेट की जा पाएंगी।